Hi friends, this is Hamad Khaliq and you are watching my YouTube channel English Mentor। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। अगर आप इसको सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो आप ग्रामर के दूसरे टॉपिक को भी आप सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो दूसरे ग्रामर को समझना पार्ट्स ऑफ स्पीच के सही ढंग से समझने पर डिपेंड करता है। इसको ग्रामर का बेस कहा जाता है, बुनियाद कहते हैं इसको। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्डिंग मजबूत हो, ऊंची हो, तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मजबूत करना होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद और उर्दू में इसको बोलेंगे अज्जाए कलाम। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है बात। हम जो कुछ बोलते हैं, हमारे शब्दों को, हमारी बातों को स्पीच कहा जाता है। और पार्ट का मतलब होता है अंग, हिस्सा। पार्ट्स ऑफ बॉडी तो आपने सुना ही होगा। पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब होता है शरीर के अंग। शरीर के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग अंगों को हम पार्ट्स ऑफ बॉडी कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, जो कुछ भी हम बोलते हैं, हमारे शब्दों के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग अंगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं और कौन कौन से हैं, आइए सबसे पहले उसका नाम जान लेते हैं। यहां मैंने बोर्ड पर इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में 8 हैं। हम जो कुछ बोलते हैं, हमारे शब्दों को 8 हिस्सों में भाग किया गया है, तकसीम किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच? सबसे पहला है नाउन, हिंदी में कहा जाता है संज्ञा, उर्दू में बोलते हैं इस्म। दूसरा है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम, जमीर। तीसरा है एडजेक्टिव, विशेषण या उर्दू में सिफत। चौथे नंबर पे है वर्ब, हिंदी में कहते हैं क्रिया और उर्दू में फेल। चौथे नंबर पे है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण और उर्दू में बोलेंगे फेल मुताल्लिक या मुताल्लिक फेल। छठे नंबर पे है प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध सूचक अव्यय या उर्दू में बोलेंगे हरफ जार। सातवें नंबर पे है कंजंक्शन, यानी कि संयोजक और उर्दू में हरफ आत्फ इसको बोलेंगे। आठवां और सबसे आखिरी है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक या उर्दू में हम इसको हरफ ताज्जुब या हरफ तअस्सुफ या हरफ इंबसात, तीनों में से कोई भी हम इसको बोल सकते हैं। ताज्जुब का मतलब जिस पर आपको हैरानगी हो, ताज्जुब हो, या तअस्सुफ जिस पर आपको अफसोस हो, इंबसात जिससे आपको खुशी हो। तो इंटरजेक्शन हिंदी में बोलेंगे विस्मयादि बोधक और उर्दू में बोलेंगे हरफ ताज्जुब या तअस्सुफ या हरफ इंबसात। तो यह है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच चूंकि बहुत ही ये लंबा टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यूज लेंगे, यानी कि सिर्फ हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल से उसको हम समझेंगे। हमारी आने वाली वीडियोज में हम सबको अलग अलग करके डिटेल में जानेंगे कि इसके काइंड्स क्या है, इसके क्लासेस क्या है, इसको कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है। उसके बाद इसको हम पूरे डिटेल में जानेंगे आने वाली वीडियोज में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन और शुरू करते हैं हम नाउन से। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में से नाउन के बारे में। नाउन की डेफिनेशन यहां मैंने लिखा है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बहुत ही सिंपल और इजी डेफिनेशन है नाउन की, जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है। कई सारी डेफिनेशन लोगों ने इसकी करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे अच्छी डेफिनेशन वो ये है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन वो आदमी, जगह या वस्तु के नाम को, चीजों के नाम को हम नाउन कहते हैं। आइए इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पर्सन को। यहां मैंने पर्सन लिखा है,
और ये दोनों पर्सन की एग्जाम्पल है। पर्सन माने होता है व्यक्ति, आदमी। अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। अब इसमें देखना है आपको कि इसमें कौन सा नाउन ऐसा है जो पर्सन का नाम है, जो आदमी का नाम है, व्यक्ति का नाम है। एक है अकबर, अकबर ये व्यक्ति का नाम है, और दूसरा है किंग। तो अकबर और किंग ये नेम ऑफ ए पर्सन है, तो इसलिए इसको हम नाउन बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, राजू इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। राजू एक मेहनती छात्र है, एक मेहनती तालिब इल्म है। तो इसमें देखिए राजू ये एक नाउन है और स्टूडेंट भी नाउन है, ये दोनों आदमी का नाम होता है। तो राजू और स्टूडेंट ये पर्सन में आ जाएंगे और ये नाउन की कैटेगरी में इसको हम रखेंगे, राजू और स्टूडेंट। अब समझेंगे हम प्लेस को। प्लेस का माने होता है स्थान, जगह। तो जो भी चीज किसी जगह का नाम होगी उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कोलकाता इज ए बिग सिटी। कोलकाता एक बड़ा शहर है। इसमें कोलकाता एक जगह का नाम है और सिटी भी एक जगह का नाम है, तो कोलकाता और सिटी दोनों को हम नाउन कहेंगे। कोलकाता ये प्रॉपर नाउन है और सिटी कॉमन नाउन है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, वो क्या क्या हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसमें न्यू दिल्ली ये एक नाउन हुआ और इंडिया भी एक नाउन कहलाएगा, क्योंकि ये जगह का नाम है, स्थान का नाम को हम नाउन कहते हैं। तो ये था नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस। अब समझेंगे हम थिंग को। नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन प्लेस तो बिल्कुल वाज़ेह क्लियर है, इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। असल चीज समझने की है वो है थिंग के बारे में। तो दोस्तों हमने पर्सन और प्लेस को समझ लिया कि आदमी या किसी जगह या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब समझने की बारी है हमको थिंग के बारे में। मैंने पहले कहा था कि ये नाउन की सबसे अच्छी डेफिनेशन है, वो क्यों है अब आप उसको जान जाएंगे। दोस्तों थिंग वो दो चीजों को इंक्लूड करता है। यहां मैंने लिख दिया है, एक नंबर 1 यहां है और नंबर 2 यहां पर है। आइए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। थिंग includes all the objects which we can hear, see, smell, touch and taste। यानी कि थिंग के अंदर सबसे पहले वो तमाम चीजें आएंगी, वो सब चीजें आएंगी जिसको हम सुन सकते हो या देख सकते हो या सूंघ सकते हो या छू सकते हो या फिर चख सकते हो। तो सुनना, देखना, सूंघना, छूना और चखना, इसको क्या कहते हैं हम? इसको 5 सेंस ऑर्गेन्स बोलते हैं। इसको 5 सेंस ऑर्गेन्स, 5 सेंस ऑर्गेन्स हिंदी में हम बोलते हैं उसको ज्ञानेंद्रिय। उसके बाद उर्दू में हम बोलते हैं उसको हवासे खमसा। तो जिन चीजों को का पता हमें हवासे खमसा से लगे, 5 सेंस ऑर्गेन्स से लगे, उन चीजों के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो थिंग में पहले कौन सी चीज इंक्लूड हुई? थिंग के अंदर पहली जो चीज आई वो क्या है कि जिन चीजों को हम सुन सकते हो, जिन चीजों को हम देख सकें या फिर हम सूंघ सकें, हम चख करके जिन चीजों का पता हमें लगे या फिर जिन चीजों को हम छू सकें, इन सब चीजों के नाम को हम नाउन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। यहां मैंने लिखा साइट। साइट का मतलब आता है देखना। ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैंने लिखा एनिमल्स, ट्रीज, टेबल। तो एनिमल का मतलब जानवर, ट्रीज का मतलब पेड़ पौधे और टेबल का मतलब है टेबल, एटसेट्रा। यहां मैंने एटसेट्रा लिखा है। एटसेट्रा का मतलब आता है इत्यादि, वगैरह। ठीक है, तो एनिमल, ट्रीज और टेबल ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम देख सकते हैं। तो इसलिए एनिमल, ट्रीज और टेबल को, और इसी तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल और अभी आप ले सकते हैं जिसको आप देख सके। तो जिन चीजों को भी आप देख सके उसको नाउन की कैटेगरी में लाते हैं। तो ये तो हो गया साइट, देखना। अब हेयरिंग, जिन चीजों को हम सुन सकें उन चीजों को भी हम नाउन कहते हैं। आइए वो कौन सी चीज हो सकती है? म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब क्या होता है? गाना, इसको हम सुन सकते हैं। नॉइज, नॉइज का मतलब आता है शोर, हंगामा, इसको भी हम सुन सकते हैं। साउंड का मतलब आता है आवाज। ठीक है, तो म्यूजिक, नॉइज, साउंड, इन तीनों शब्दों को हम नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको हम सुन सकते हैं। आइए आप देखते हैं तीसरा, जो कि है टच। टच का मतलब क्या आता है? छूना। तो जिन चीजों को हम छू करके पता लगा सकें उन चीजों को भी हम नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। वो कौन सी चीज हो सकती हैं? एप्पल, ऑरेंज,
एप्पल ऑरेंज मैंने इसलिए लिखा कि अगर कोई आदमी ब्लाइंड हो, अंधा हो, उसके सामने अगर आप दो चीजें रखें, सेब और संतरा, तो वो कैसे पता लगाएगा? वो छू करके पता लगाएगा कि हाँ कि ये सेब है और ये संतरा है। तो ब्लाइंड आदमी के लिए, अंधे आदमी के लिए छू करके मालूम करना एप्पल और ऑरेंज को और भी बहुत सारी चीजों को, तो एप्पल और ऑरेंज को हम नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम छू करके पता लगा सकते हैं। चौथे नंबर पर है स्नेल, यानी कि सूंघना। जिन चीजों को हम सूंघ करके पता लगा सकें उन चीजों को भी हम नाउन कहेंगे। आप सपोज कीजिए कोई आदमी अंधा है, उसके सामने आप दो फूल रखिए, रोज और जैस्मीन, तो वो आप कहिए कि उसको फाइंड आउट करने के लिए कि इसमें कौन सा जैस्मीन है और कौन सा रोज है, तो वो कैसे पता लगाएगा? वो सूंघ करके पता लगाएगा। गुलाब की खुशबू को और जैस्मीन की खुशबू को अगर वो जानता होगा पहले से, तो वो आपको बता सकेगा सूंघ करके कि हाँ ये रोज है और वो जैस्मीन है। तो ये रोज और जैस्मीन भी हम नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम सूंघ करके पता लगा सकते हैं। पांचवा और सबसे आखिरी है टेस्ट। टेस्ट का माना आता है चखना, जैसे कि शुगर, सॉल्ट। आप कहिएगा कि शुगर और सॉल्ट को तो हम देख करके भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। कोई अगर अंधा आदमी है, ब्लाइंड पर्सन है, तो ब्लाइंड आदमी के लिए जो है शुगर और सॉल्ट उसके सामने अगर आप रखेंगे तो वो छू करके पता अगर लगा सकता है तो वो तो उसको भी हम नाउन कहेंगे। ठीक, लेकिन अगर वो छू करके वो नहीं जांच सकता तो वो क्या करेगा? वो चखेगा, टेस्ट करेगा। तो टेस्ट करते ही उसको मालूम हो जाएगा कि कौन सा चीनी है, शुगर है, और कौन सा सॉल्ट है, यानी कि नमक है। तो शुगर और सॉल्ट को चख करके पता लगाया जा सकता है, तो इसलिए इसको भी हम नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। तो आपने देखा कि जिन चीजों को हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से जांच सकते हैं, उसको मालूम कर सकते हैं, उन चीजों को हम नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। तो ये थिंग में आता है, ये थिंग के अंदर आता है। अब आइए जानते हैं वो दूसरी कौन सी चीज है जो थिंग के अंदर आती है। दूसरी वो चीज है विच वी कैन थिंक ऑफ ओनली। विच वी कैन थिंक ऑफ ओनली, यानी कि ऐसी चीज जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकें। 5 सेंस ऑर्गन से, हम हवा से खमसा से या ज्ञानेंद्रिय से उसको हम नहीं जांच सकते हैं, उसको हम मालूम नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं या उसके बारे में हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों के नाम को भी हम नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीज हो सकती है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। यहां मैंने लिखा ऑनेस्टी, इसका मतलब है ईमानदारी। ईमानदारी, ईमानदारी को आप देख नहीं सकते, ईमानदारी को आप छू करके नहीं जांच सकते, बल्कि इसके बारे में आप सोच सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी को भी हम नाउन कहेंगे। दूसरा मैंने लिखा काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब आता है दया, रहम। दया और रहम को भी देखा नहीं जा सकता, इसको आप छू नहीं सकते, बल्कि फील कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। तो काइंडनेस को भी हम नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। उसके बाद है विजडम। विजडम का मतलब आता है बुद्धि, अकलमंदी। इसको भी आप देख नहीं सकते, 5 सेंस ऑर्गन से इसका पता नहीं लगा सकते आप, बल्कि आप सोच सकते हैं। तो विजडम को भी हम नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल है हेट्रेड। हेट से बना हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब आता है नफरत, नफरत। तो हेट्रेड भी एक ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम महसूस सिर्फ कर सकते हैं, इसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो हेट्रेड भी नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों आपने देखा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये नाउन की सबसे अच्छी डेफिनेशन है, इसलिए वो सबसे अच्छी डेफिनेशन है क्योंकि इसके अंदर सब चीज आ जाती है। तो थिंग के अंदर 2 चीज आ गई, एक बार और आप समझ लें। पहले कौन सी चीज? ऐसी चीजों के नाम जिसको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से मालूम कर सके, उसको भी हम नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। और दूसरी वो चीज जिसको हम 5 सेंस ऑर्गन से, अपने सेंस से हम उसको पता तो नहीं लगा सकते हैं, बल्कि हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो उन चीजों के नाम को भी हम नाउन की कैटेगरी में लाएंगे। तो उम्मीद है कि नाउन पूरा क्लियर हो गया होगा आपके लिए। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच में से दूसरा पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में बोलते हैं ज़मीर और हिंदी में हम बोलते हैं इसको सर्वनाम। इसका डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा लफ्ज है जिसको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, नाउन की जगह पर प्रयोग करते हैं।
यानी किसी सेंटेंस में हम नाउन को नहीं लाते हैं बल्कि उसको हटा करके हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं अच्छे से। जैसे मैंने यहां पर लिखा जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, जॉन इज वेरी हार्ड वर्किंग। देखिए जॉन के बारे में यहां पर मैंने 3 सेंटेंस लिखा, तीनों में आया है जॉन, यहां भी आया जॉन, यहां भी आया जॉन। नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? ताकि टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, ताकि नाउन को बार बार एक ही सेंटेंस में न लाना पड़े। इससे क्या है, सुनने वालों को उकताहट मालूम होती है और सेंटेंस की खूबसूरती खत्म हो जाती है। यहां मैंने लिखा जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, जॉन इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो देखिए यहां पर बार बार जो जॉन आ रहा है हम बार बार जॉन नहीं लाएंगे। एक बार यहां पर जॉन आएगा, उसके बाद यहां पर जॉन को हम यहां पर से हटाएंगे, इसके बदले में हम ही का यूज करेंगे। ही क्या है, ये प्रोनाउन है। तो जॉन नाउन के बदले में हमने किसका यूज किया, प्रोनाउन का। यहां पर से भी हम जॉन को हटा देंगे और यहां पर भी हम ही का यूज करेंगे। तो यह है कि नाउन की जगह पर हमने प्रोनाउन का यूज किया। क्यों? ताकि नाउन को बार बार न लाना पड़े और सुनने वाले को उकताहट न मालूम हो। इसका आप मीनिंग करते हैं हम, जॉन इज एब्सेंट, जॉन गैर हाजिर है, जॉन अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। पहले क्या हम मीनिंग करते हैं, क्योंकि जॉन बीमार है। अब क्या मीनिंग करेंगे, क्योंकि वह बीमार है। वह का मतलब कौन, जॉन। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही मेहनती है, वो बहुत ही मेहनती है। तो यहां पर ही ये क्या है, ये जॉन के बारे में है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो ही को हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। यहां पर भी ही प्रोनाउन, ये भी ही प्रोनाउन कहलाएगा, यानी संज्ञा, ये सर्वनाम कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं एक छात्र हूं। आई यहां पर क्या है, ये प्रोनाउन है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आई प्रोनाउन है तो हमारा आने वाला जो वीडियो है वो प्रोनाउन के बारे में वो जरूर देखिएगा। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से हैं, किस तरह हम उसका यूज करते हैं। यहां पर क्या है, आई ये प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या है कि मैं एक छात्र हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। तो मैं क्या है, आई क्या है, वो किसी न किसी नाउन के बदले में ही तो आया है। जो बोल रहा है उसी के बदले में यह आया है आई। तो आई ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि वो बोलने वाला के नाउन के बदले में आया है ये आई। इसी तरह है यू भी ये प्रोनाउन है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत ही ज़हीन हो, तुम बहुत ही तेज हो। तो यू भी जो है वो तुम्हारे बदले में आया, यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाला जो आदमी है, उस आदमी के नाम के बदले में मैंने यू का यूज किया है। तो यू क्या है, ये यहां पर ये नाउन के बदले में यूज हुआ। तो यू को भी हम क्या कहेंगे कि ये प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर वेरी नाइस, लड़के खेल रहे हैं, लड़के बहुत ही अच्छे हैं। देखिए तो यहां पर भी 2 मर्तबा आया बॉयज बॉयज। तो हम यहां पर क्या है, 2 मर्तबा हम नहीं लाएंगे, ये वाला बॉयज को हम हटा देंगे, इसके बदले में हम दे का यूज करेंगे। यहां पर मैंने यूज किया ही, यहां पर भी ही, यहां पर यू, यहां पर आए, लेकिन यहां पर क्या है, दे। सब जगह अलग अलग है। इसको आप हमारे आने वाले वीडियो में सही से समझ सकते हैं। तो दे का मतलब क्या होता है, वे या वो सब। तो आप क्या मीनिंग करेंगे कि बच्चे खेल रहे हैं, वे सब बहुत ही अच्छे हैं, वे सब बहुत ही अच्छे हैं। तो बॉयज जो यहां पर नाउन था, वो नाउन को हटा करके मैंने क्या लाया, प्रोनाउन। तो दे किसके जगह पर यूज हुआ, नाउन की जगह पर, जो कि यहां पर बॉयज है। तो ये था प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पर उसका हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हमको नाउन को बार बार ना लाना पड़े एक ही सेंटेंस में। तो उम्मीद है कि आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं हमारे तीसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है एडजेक्टिव। दोस्तों एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का डेफिनेशन हम इंग्लिश में इस तरह करेंगे कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. हिंदी में इसको हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला इस तरह से कि एडजेक्टिव वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा या नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताएगा। ठीक है, ये एक हुआ। दूसरा, हिंदी में हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि नाउन या एडजेक्टिव वो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को बढ़ाता है। बात मतलब दोनों का एक सेम है, लेकिन हम बोल सकते हैं 2 अलग अलग तरीकों से। जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को बढ़ाता हो या फिर वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, उसकी खासियत को बताता हो। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव।
अब इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जॉन इज गुड, जॉन इज गुड, जॉन अच्छा है। यहां पर एडजेक्टिव गुड है। क्यों एडजेक्टिव को हम गुड को एडजेक्टिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पर जो जॉन ये नाउन है, ये नाउन के मीनिंग को बढ़ा रहा है। जॉन, अगर हम सिर्फ जॉन बोलें तो ये क्या, इसमें अभी पूरी जानकारी हमको नहीं मिली है कि जॉन अच्छा है या बुरा है। लेकिन जब मैंने गुड का यूज किया तो गुड से क्या है, जॉन का मीनिंग बढ़ गया। ठीक है, तो जॉन को हम, ये गुड को हम बोलेंगे कि ये एडजेक्टिव है, और यह जॉन की विशेषता, जॉन की खासियत को भी ये बता रहा है, गुड। ठीक है, तो गुड को हम एडजेक्टिव बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा माय कार इज रेड, मेरी कार लाल है। यहां पर मैंने रेड इसलिए लिखा ताकि आपको मालूम चल जाए कि जितने भी जो कलर्स हैं, नेम ऑफ कलर्स, वो भी एडजेक्टिव के कैटेगरी में आते हैं। ब्लू, रेड, ग्रीन, व्हाइट, येलो, पिंक, ये सब जो हैं, ये सब नेम ऑफ कलर्स हैं, ये भी एडजेक्टिव के डिग्री में, एडजेक्टिव के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो रेड, माय कार इज रेड, मेरी गाड़ी लाल है। तो पहले माय कार, ये क्लियर नहीं था कि हमारी गाड़ी कैसी है, लेकिन रेड ने कार के मीनिंग को बढ़ा दिया। ठीक है, तो रेड वो एडजेक्टिव कहलाएगा। या फिर रेड जो है वो कार को, माय कार को, मेरी गाड़ी को, मेरी कार की विशेषता को बता रहा है, उसकी खासियत को बता रहा है कि ये लाल है, तो इसलिए रेड को हम एडजेक्टिव बोलेंगे। अगला एग्जांपल है, तो यहां पर देखा आपने कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन की विशेषता को बता रहा था। ठीक है, यहां मैंने लिखा कि वो नाउन की विशेषता बताएगा या फिर प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा। तो नाउन का तो आपने देख लिया, यहां पर जॉन नाउन था, माय कार ये नाउन था। ठीक है, तो गुड ने और रेड ने दोनों नाउन की विशेषता को बताया, नाउन के मीनिंग को बढ़ाया। आइए आप देखते हैं कि वो प्रोनाउन के मीनिंग को कैसे बढ़ाता है। ही इज ए ब्रेव बॉय, ये ब्रेव के का मीनिंग आता है बहादुर, ब्रेव का मतलब बहादुर आता है। ये ही है यहां पर प्रोनाउन, वो ही के मीनिंग को बढ़ा रहा है, ही की विशेषता को बता रहा है। कौन? ब्रेव, बहादुर। ठीक है, तो ही ये यहां पर प्रोनाउन है, और ये ब्रेव जो कि एडजेक्टिव है वो प्रोनाउन को की विशेषता को बता रहा है, प्रोनाउन के मीनिंग को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये था कि वो प्रोनाउन की विशेषता बताए या प्रोनाउन के मीनिंग को बढ़ाए। अगला एग्जांपल मैंने लिखा है देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस कक्षा में, इस क्लास में 20 छात्र हैं, 20 तालिब इल्म हैं। देखिए यहां पर मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है जो कि 20 है, जिसके अंदर 20 ये एडजेक्टिव है। इससे आपको ये बताना था, 20 मैंने इसलिए यहां पर यूज किया ताकि आपको मालूम चले कि जितने भी जो गिनती हैं, नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी आप आगे चले जाएं, वो सब एडजेक्टिव के डिग्री में आते हैं, एडजेक्टिव के कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर देखिए देयर आर 20 स्टूडेंट्स, ये 20 एडजेक्टिव है। क्यों बोलेंगे इसको एडजेक्टिव? क्योंकि ये स्टूडेंट जो कि यहाँ पर नाउन है, उसकी विशेषता को बता रहा है, उसकी खासियत को बता रहा है, उसके मीनिंग को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा एडजेक्टिव, जो कि फिर से आप एक मर्तबा डेफिनेशन समझ लें, जो कि नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को बढ़ाए या फिर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या उसकी खासियत को बताए, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। आइए अब हम समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के चौथे पार्ट को, जो कि है हमारा वर्ब। दोस्तों हमारा चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन इंग्लिश में हम इस तरह करेंगे कि ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, यानी कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे किसी काम का पता चले, किसी क्रिया का पता चले, या फिर वो अवस्था को बताए या हालत को बताए। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसमें दो चीज, इस डेफिनेशन में दो चीज समझने की है, एक है एक्शन और दूसरा स्टेट। एक्शन का मतलब आता है काम, क्रिया, और स्टेट का मतलब आता है अवस्था, हालत या स्थिति। यहां मैंने लिखा, पहले हम समझेंगे एक्शन को। एक्शन का मतलब आता है क्रिया या काम। इसका मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को हम वर्ब बोलते हैं। जिस शब्द से हमको काम का पता चलेगा उसको हम वर्ब बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे देखिए, आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन सब शब्दों में से किस शब्द से, किस अल्फाज से आपको काम मालूम हो रहा है। यहां मैंने लिखा रेड। रेड मीन्स क्या होता है? लाल। इसमें कौन सा काम है?
इसमें कोई काम नहीं है, बल्कि ये एक कलर का नाम है। ठीक है, गुड मीन्स अच्छा, ये भी कोई काम नहीं है, इससे हमको नहीं मालूम होगा कि सब्जेक्ट ने कौन सा काम किया। ठीक है, तो ये क्या है, बल्कि एक क्वालिटी है, ये किसी के साथ जब हम लगाएंगे तो ये क्वालिटी बन जाएगा। यहां मैंने लिखा ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़, ये भी किसी काम को नहीं बता रहा है, बल्कि ये एक नाम है, ये इसको हम नाउन कहेंगे कि ये किसी काम को नहीं बता रहा है। यहां मैंने लिखा वन, वन का मतलब क्या होता है, एक, ये भी कोई काम नहीं है। यहां मैंने लिखा बॉयज, बॉयज मीन्स क्या होता है, लड़के, ये भी कोई काम नहीं है, बल्कि ये नाम है। तो इन सब शब्दों को आपने देखा कि इससे कोई काम नहीं मालूम हो रहा है, कोई क्रिया, कोई मूवमेंट इसमें नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, गो, गो का मीन्स जाना। इसको हम जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये एक्शन है, ये वर्ब है। ठीक है, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग का मीनिंग क्या, मैं जा रहा हूं। अब इसमें मालूम हो रहा है कि सब्जेक्ट यहां पर आई है, अब मालूम चल रहा है कि सब्जेक्ट यानी कि आई ने एक काम किया है, वो काम क्या है, जाना, जाना एक काम है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को हम वर्ब बोलते हैं। तो यहां पर काम क्या है, गो। ठीक है, तो गो को हम क्या बोलेंगे, वर्ब, क्योंकि इससे काम मालूम चल रहा है। दूसरा एग्जांपल है कम, कम भी इसी तरह, कम मीन्स क्या होता है, आना। टीचर्स आर कमिंग, शिक्षक या उस्ताद आ रहे हैं। इसमें भी देख लीजिए यार, ये टीचर्स ये सब्जेक्ट है, इसमें मालूम चल रहा है कि टीचर ने एक काम किया है, वो कौन सा काम है, कमिंग, काम क्या है, कमिंग। तो कम को हम क्या बोलेंगे कि ये वर्ब है। इसमें ये आप ध्यान में रखिए, यहां पर एक आर भी आया हुआ है, तो जब हमको वर्ब बोलना हो तो आर के साथ हम बोलेंगे वर्ब। इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना हो तो हम जो आने वाले वीडियो है वर्ब के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको मालूम चलेगा कि आर क्या है और कमिंग क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर नई अपलोड्स आप तक पहुंचती रहे। आइए आप समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। यहां मैंने लिखा स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, बात करना। ठीक है, इसमें भी एक्शन पाया जा रहा है, मूवमेंट पाया जा रहा है, बोलना, ये बोलना भी एक काम ही है। ठीक है, उसके बाद है राइट, राइट का मतलब आता है लिखना। आर यू राइटिंग ए लेटर, या जॉन इज राइटिंग ए लेटर, तो लिखने वाला कौन है, जॉन। तो जॉन, ये जो सब्जेक्ट है, मालूम चल रहा है कि जॉन ने एक काम किया है, जॉन एक काम कर रहा है, वो काम क्या है, लिखना, लिखना एक काम है। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश अच्छे ढंग से, तेजी से बोल सकता हूं। फ्लुएंटली मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। इसमें देखिए स्पीक, स्पीक क्या है, ये एक काम है, काम को करने वाला कौन है, आई। तो इसमें मालूम चल रहा है कि सब्जेक्ट ने एक काम किया है, वो काम क्या है, बोलना। तो स्पीक को हम एक काम बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे, तो ये वर्ब में से आएगा, वो ये वर्ब कहलाएगा। तो आपने देखा कि इसमें ये था कि वर्ब जो होगा वो किसी एक्शन को बताएगा। ठीक है, तो आपने यहां पर देख लिया कि यहां पर गो, कम, स्पीक और राइट और इन जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं, ऐसे हैं कि जिससे आपको काम का पता चल रहा है। तो ये था एक्शन, क्रिया, काम। हमारे डेफिनेशन में दूसरा वर्ड था स्टेट। स्टेट का मतलब यहां मैंने लिखा है अवस्था, स्थिति या हालत। स्टेट का मतलब यह हुआ कि इससे यह मालूम चलता है कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, किस हालत में है। इसमें यह नहीं मालूम चलेगा कि सब्जेक्ट ने कौन सा काम किया। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यहां मैंने लिखा ही इज गुड, इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही है, और इसमें वर्ब क्या है, इज ये वर्ब है। बहुत सारे लोग इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये तब होता है जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आए। अगर इज के बाद या आर के बाद या वॉज या वर के बाद अगर कोई मेन वर्ब ना हो तो ये फिर मेन वर्ब बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, हम अगले वीडियो में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे ढंग से। तो यहां पर वर्ब क्या है, इज ये वर्ब है, और यहां पर सब्जेक्ट कौन है, ही। तो इसमें इसका मीनिंग हम क्या करेंगे, ही इज गुड, वह अच्छा है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट की हालत को बताया जा रहा है कि वो अच्छा है, उसकी अवस्था को बताया जा रहा है, उसकी स्थिति को बताया जा रहा है। इसमें यह नहीं मालूम हो रहा है कि ही ने कौन सा काम किया, ही ने कौन सा काम किया, यह नहीं मालूम हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको वर्ब बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये स्टेट को बता रहा है। ठीक है, स्टेट को यानी कि अवस्था को, स्थिति को या ये हालत को बता रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, माई स्कूल इज बिग, मेरा स्कूल बड़ा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई स्कूल,
मेरा स्कूल बड़ा है। और वर्ब क्या है? इज, यहां पर ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब कहलाएगा यहां पर। तो यहां पर आप देखिए कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम यहां पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि सब्जेक्ट की सिर्फ हालत को बताई जा रही है, उसकी अवस्था को बताई जा रही है कि मेरा स्कूल बड़ा है। मेरा स्कूल यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसको हम वर्ब बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वर्ब? क्योंकि ये स्टेट को बता रहा है, एक्शन को नहीं बता रहा है। अगला एग्जांपल है, दीज बॉयज आर 11 years old। दीज बॉयज आर 11 years old। ये सब लड़के 11 साल के हैं। ये सब लड़के 11 साल के हैं। देखिए यहां पर दीज बॉयज, ये सब लड़के, यहां पर सब्जेक्ट है। क्या इस सेंटेंस में ये कोई काम कर रहा है? इसमें इस सेंटेंस से आपको ये मालूम हो रहा है कि ये सब लड़के, दीज बॉयज ने कोई काम किया हो? नहीं, कोई काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ दीज बॉयज की अवस्था को बताया जा रहा है, उसकी हालत को बताई जा रही है कि ये सब लड़के 11 साल के हैं। तो यहां पर आर को हम वर्ब बोलेंगे, क्योंकि ये स्टेट को बता रहा है, एक्शन को नहीं बता रहा है। तो वर्ब की डेफिनेशन में आप दो चीजों को ध्यान में रखें, ठीक है, कि वर्ब जो होगा वो या तो एक्शन को बताएगा, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को बताएगा, जो यहां पर आपने देखा इसमें क्या है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, ठीक है, या तो वो फिर स्टेट को बताएगा। स्टेट को बताएगा यानी अवस्था को, हालत को या स्थिति को बताएगा, जैसा कि आपने यहां पर देखा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मैंने पहले ही आपसे कहा था कि पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक काफी लंबा है, एक वीडियो में उसको कवर करना काफी मुश्किल है, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने दो पार्ट में मैंने बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 को हम यहीं पर खत्म करते हैं, उसके बाद हम फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, जहां हम बात करेंगे फिर एडवर्ब से। दोस्तों पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। So friends, if you are new on my channel, so don't forget to subscribe, like and share to get more new updates.